हम डिस्कस कर रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। इस टॉपिक से रिलेटेड ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर किया था? पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एंड कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड माइक्रोब्स एंड रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये सब हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वहां से देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में हम टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने वाले हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सेवरल टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एग्जिस्ट, देयर आर 4 कॉमन टाइप्स। वैसे तो काफी सारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन हम 4 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई शॉर्ट फॉर्म में। यूटीआई अकाउंट फॉर द मेजोरिटी ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि यूटीआई सबसे ज्यादा होने वाला हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। 30 टू सभी इन्फेक्शन में से 30 to 40% होने के चांसेस यूटीआई के रहते हैं। इट कैन बी कैथेटर एसोसिएटेड एंड नॉन कैथेटर एसोसिएटेड, कि ये कैथेटर की वजह से भी हो सकता है एंड नॉन कैथेटर ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। मेनली ज्यादातर कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई होता है। रिस्क फैक्टर्स यानी किन में ज्यादा चांसेस रहते हैं यूटीआई होने के? तो फर्स्ट है एडवांस्ड एज एंड फीमेल जेंडर। एडवांस्ड एज रिस्क फैक्टर में रहते हैं, कोई ओल्डर पीपल है वो ज्यादा यूटीआई के रिस्क में रहेंगे। फीमेल जेंडर, फीमेल में ज्यादा यूटीआई होने के चांसेस के 2 रीजन है। बिकॉज ऑफ एनाटोमिकल डिफरेंसेस, शॉर्ट यूरेथ्रा एंड क्लोजर टू द रेक्टम। 2 रीजन है कि उनका यूरेथ्रा की लेंथ भी शॉर्ट होती है एंड वही क्लोजर टू रेक्टम होता है। इसी वजह से फीमेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। प्लेसमेंट ऑफ यूरिनरी कैथेटर फॉर 2 days, 2 दिन से ज्यादा अगर कैथेटर को एसोसिएटेड किया गया है तो यूटीआई होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर है? एडवांस एज, फीमेल जेंडर एंड प्लेसमेंट ऑफ यूरिनरी कैथेटर फॉर मोर देन 2 days। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई कोज करते हैं? द कॉमन एजेंट कोजिंग नोजोकोमियल यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर इकोलाई, सुडोमोनास, एरियोजिनस, प्रोटीज एंड अदर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। ये सभी जो ऑर्गेनिज्म है ये मेनली यूटीआई कोज करते हैं। नोजोकोमियल मतलब भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन आए या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आए एक ही बात है, या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट टाइप है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इज डिफाइंड एज ए इन्फेक्शन दैट डेवलप एट द सर्जिकल साइट विद इन 30 days ऑफ ए सर्जरी। कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन क्या होता है? ऐसा इन्फेक्शन जो जहां सर्जरी हुई है उस साइट पे हो तो वो इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। नोजोकोमियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होने की एक कंडीशन है कि ये कितने दिन में होना चाहिए? विद इन 30 days। सर्जरी होने के विद इन 30 days के अंदर ये इन्फेक्शन होगा तो वो नोजोकोमियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में इंक्लूड होगा। अब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर क्या है? एडवांस एज। ये एडवांस एज तो सभी में आएगा, क्योंकि एडवांस एज में क्या होता है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसकी वजह से सभी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओबेसिटी इसका रीजन हो सकता है। डायबिटीज, ओबेसिटी में क्या होगा? हीलिंग जल्दी से नहीं होगी, वहीं डायबिटीज में भी हीलिंग नहीं होगी और जो माइक्रोब है उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। इसी वजह से ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन ओबेस पर्सन में, डायबिटीज वाले पर्सन में एंड माल न्यूट्रिशन वाले पर्सन में, क्योंकि इनमें इन तीनों में ही अच्छे से हीलिंग नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन के लिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? दीज इन्फेक्शन आर मेनली कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेनली ये सर्जिकल साइट इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और कल बताया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को और क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल ऑरियस भी बोलते हैं।
फॉलोड बाय द एंटेरोबैक्टीरिया। मेनली तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और उसके बाद कौन डेवलप हो सकता है वहां पर, एंटेरोबैक्टर भी वहां इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं। मेनली सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में क्वेश्चन आए कि ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर होगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। थर्ड टाइप है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एस्पिरेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कोज नोजोकोमियल निमोनिया। नोजोकोमियल निमोनिया या फिर नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस किन में रहते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में। अनकॉन्शियस पेशेंट होगा तो उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा होगा, तो उनमें चांसेस होते हैं ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के। और वहीं पल्मोनरी वेंटिलेशन, किसी को आर्टिफिशियल पल्मोनरी वेंटिलेशन दे रहे हैं, उनमें ज्यादा चांसेस होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं नेबुलाइजेशन की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। में कोज नोजोकोमियल निमोनिया, इनकी वजह से नोजोकोमियल निमोनिया हो जाते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस किन में ज्यादा रहते हैं, यानी रिस्क फैक्टर कौन कौन है रिस्क फैक्टर में, हैविंग कार्डियोपल्मोनरी डिजीज, जिन पेशेंट में कार्डियोपल्मोनरी ये डिजीज हो रखी है उनमें, क्योंकि वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे होंगे तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के। एडवांस्ड एज, ये तो सभी में आ रहा है। ऑर्गेनिज्म कौन से रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेप्सिडा स्पीसीज, एंटेरोबैक्टर, सेरिटा, प्रोटीएज, इकोलाई, सुडोमोनास, एरियोजिनोसा, एसिटोबैक्टर, लेजियोनेला, हेमोफिलिया एंड रेस्पिरेटरी वायरसेस आर द मेजर पैथोजेंस। ये सभी पैथोजेंस है वो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेटरी हॉस्पिटल एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए। लास्ट है बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया। इन बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया तो वैसे तो वर्ड का दोनों का एक ही मीनिंग है कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना बैक्टीरियमिया और सेप्टिसीमिया कहलाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है बैक्टीरियमिया में ब्लड के अंदर कम मात्रा में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बैक्टीरियमिया। लेकिन सेप्टिसीमिया की कंडीशन में क्या होते हैं, ज्यादा बैक्टीरिया ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे और वो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करेंगे, तो वो सेप्टिसीमिया कहलाएगा। अगर और मल्टीप्लाई करके दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करे तो वो सेप्टिसीमिया में आएगा। बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया आर बोथ कंडीशंस रिलेटेड टू बैक्टीरिया इन ब्लड। दोनों कंडीशन में ही ब्लड के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। रिस्क बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसीमिया के रिस्क फैक्टर कौन कौन से, इन्फेक्टेड इंट्रावेनस कैनुला लगाया है वो इन्फेक्टेड है, प्रॉपर टेक्निक का एसेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं किया गया है, उसकी वजह से हो सकता है। एनी कट इन द लेग वेन्स ऑफ ए इन्फेंट एंड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। कोई इन्फेंट है उसके लेग्स में कट लगा हुआ है वेन्स में और वो डायरिया से सफर कर रहा है, तो उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डायरिया में जो पैथोजन प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो एंटर कर जाएंगे जो कट लगा है उसके थ्रू ब्लड के अंदर, तो वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इन्फेंट्स में। दस मेनी हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया ऑफन डाई विथ सेप्टिसीमिया। इसी वजह से जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट होते हैं वो एडमिट तो डायरिया की वजह से होते हैं, लेकिन उनकी डेथ किसकी वजह से होती है, सेप्टिसीमिया की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। हमने टाइप तो देख लिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, 4 टाइप देख लिए। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रेसिंग, सर्जिकल ग्लव्स, फेस मास्क, थिएटर क्लोथिंग एंड फ्लूइड शुड बी स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट इन टेक्निक का यूज करके हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन वाली यूनिट, इसके बाद हम जैसे ये यूनिट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम वही यूनिट स्टार्ट करेंगे। उसमें हम देखेंगे किस तरह से ऑटोक्लेव किया जाता है, हॉट एयर एवन, फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन का, केमिकल मेथड, डिसइंफेक्टेंट के टाइप, ये सब हम देखने वाले हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन कि फर्स्ट तो हमने देखा स्टेरिलाइजेशन, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज मेंटेन बाय बेसिक क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल एंड लॉन्ड्री, कि प्रॉपर हॉस्पिटल में वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए
वहीं लॉन्ड्री की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, क्लीनिंग, बेसिक जो क्लीनिंग होती है वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। स्किन डिसइंफेक्शन एंड एंटीसेप्टिक्स, हैंड शुड बी थोरोली वॉश्ड आफ्टर एनी प्रोसीजर, ये कंपलसरी है। जैसे भी कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उन्होंने कोई भी प्रोसीजर एक पेशेंट पे कंप्लीट किया, उसके बाद उन्हें हैंड वॉश तो करना ही है। प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद और प्रोसीजर परफॉर्म करने के पहले भी हैंड वॉश हमेशा करना होता है, ये कंपलसरी होता है। इन्वॉल्विंग नर्सिंग केयर और क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, जो पेशेंट के एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी हैंड वॉश करना है और जो बार बार पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं उन्हें भी थोरोली हैंड वॉश तो करने ही है। प्री ऑपरेटिव डिसइंफेक्शन ऑफ द पेशेंट स्किन एंड सर्जिकल स्क्रब शुड बी डन विद द ऑपरेटिंग थिएटर, कोई भी सर्जरी होने से पहले पेशेंट को क्या करना है, सर्जिकल स्क्रब से उस साइड को क्लीन करना है। सर्जिकल स्क्रब के रूप में हम मेनली बीटाडीन का यूज करते हैं और उससे चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे ही हमने सर्जिकल स्क्रब किया तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेशनल एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस परफॉर्म करनी चाहिए। वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वियर करनी चाहिए, जैसे पीपी किट, इन सब का यूज करना चाहिए। आइसोलेशन, सोर्स आइसोलेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ स्पेसिफिक इन्फेक्शन टू अदर पेशेंट एंड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ससेप्टेबल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। आइसोलेशन उन पेशेंट का किया जाता है, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक दूसरे से स्प्रेड होती है, हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है, उनमें आइसोलेशन की नीड होगी। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनको भी आइसोलेशन की नीड होती है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कोई भी पेशेंट है जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो वो क्या लेते हैं, वो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन लेते हैं। इसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है, जिससे उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उनको आइसोलेशन की नीड होती है। और जैसे एचआईवी है, एचआईवी वाले पेशेंट है, उनमें भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उनको भी आइसोलेशन की नीड होगी। और काफी डिजीज है जिनमें आइसोलेशन की नीड होती है। हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिजाइन, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग शुड बी डन टू एंश्योर दैट सरफेस आर स्मूथ, वाटर रेजिस्टेंस एंड इजी टू क्लीन। इसमें क्या बताया गया है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम हॉस्पिटल बिल्डिंग की रिपेयरिंग होनी चाहिए, जिससे स्मूथ सरफेस इंश्योर क्या करता है, स्मूथ सरफेस, वाटर रेजिस्टेंट एंड इजी टू क्लीन। और हॉस्पिटल की बिल्डिंग की डिजाइन भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर सनलाइट आए, जिसकी वजह से सनलाइट भी एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। तो हॉस्पिटल बिल्डिंग की डिजाइन एंड मेंटेनेंस ये नेसेसरी होता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, एनी ऑब्जेक्ट और इक्विपमेंट इंटेंडेड फॉर क्लिनिकल यूज शुड बी इवेलुएटेड टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेथड, फ्रीक्वेंसी एंड साइट ऑफ डीकंटामिनेशन। प्रॉपर हमें इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको प्रॉपर इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें पता होगा कि इस इक्विपमेंट के लिए हमें ये स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज करनी है, इतने टाइम के लिए यूज करनी है। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कितने टाइम के लिए, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग टेक्निक होती है, उन सब का हमें इक्विपमेंट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है पर्सनल, हॉस्पिटल पर्सनल शुड बी स्क्रीन्ड बिफोर एम्प्लॉयमेंट एंड शुड बी अप्रोप्रिएटली इम्यूनाइज्ड। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी गिवन टू एवरी हेल्थ केयर वर्कर। इसमें बताया गया है जो हॉस्पिटल पर्सनल है, हॉस्पिटल पर्सनल मतलब जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो प्रॉपर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले प्रॉपर टेक्निक का यूज करेंगे, जो भी स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन की टेक्निक है, और प्रॉपर अपने मास्क, ग्लव्स, इन सब का यूज करेंगे। और जो हॉस्पिटल पर्सनल है वो प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड होने चाहिए। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी गिवन टू एवरी हेल्थ केयर वर्कर, जो सभी हेल्थ केयर वर्कर को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो लेनी ही होती है। 10th है मॉनिटरिंग, फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ एयर कंडीशनिंग प्लांट्स एंड मशीनरी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन शुड बी पीरियोडिकली मॉनिटर्ड। मॉनिटरिंग में क्या बताया गया है कि जो मशीन्स यूज हो रही है हॉस्पिटल में डिसइंफेक्शन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, एयर कंडीशनरिंग प्लांट्स है, इन सब की प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी कंपलसरी होती है कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। इसलिए
Surveillance and the role of laboratory. Hospital infection incidents or outbreaks are detected and characterized based on the laboratory data. सर्विलेंस मतलब कि डाटा का प्रॉपर कलेक्शन करना, उनका इवेल्युएशन करना, एनालिसिस इवेल्युएशन करना, ये सब सर्विलेंस में आता है। एंड रोल ऑफ लेबोरेटरी, कोई भी हॉस्पिटल में जो भी एक्शन लिया जाता है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो किसके बेसिस पे दिया जाता है? लेबोरेटरी रिपोर्ट के बेसिस पे दिया जाता है। इसलिए लेबोरेटरी रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम सर्विलेंस करेंगे इन्फेक्शन के, यानी सर्वे करेंगे। डाटा हमें किससे प्रोवाइड होगा? लेबोरेटरी में जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग ही हम परफॉर्म करेंगे। तो हमने प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन देखा, फिर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, फिर स्किन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक, फिर हमने रेशनल एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, वियर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, आइसोलेशन, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिजाइन, इक्विपमेंट, पर्सनल मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस एंड रोल ऑफ लेबोरेटरी, ये सब कवर कर लिया। अब हम देखते हैं सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इस पे एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के सर्विलेंस के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सर्विलेंस इज डिफाइंड एज एन ऑनगोइंग सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ data essential for the planning, implementation and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of these data to those who need to know। इसमें क्या बताया गया है कि सर्विलेंस क्या होता है कि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी कंटिन्यूसली डाटा का एनालिसिस किया जाता है। इसमें डाटा कलेक्शन किया जाएगा, फिर डाटा का एनालिसिस किया जाएगा, फिर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। किस लिए किया जाता है डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? कि हमें जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उसकी प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एंड इवेल्युएशन के लिए हमें डाटा कलेक्शन करना होता है। और इसमें बताया गया है जो रिपोर्ट मिली है हमने सर्वे में, जिसे डाटा मिला है उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट का टाइम टू टाइम डिसेमिनेशन मतलब प्रसारण करना चाहिए। किनको? उनके लिए जिनको नीड है ये डाटा की, जैसे हॉस्पिटल में जो भी काम कर रहे हैं उनको ये डाटा की पता होना जरूरी है। उनके लिए टाइम टू टाइम डिसेमिनेशन होना चाहिए उस रिपोर्ट का। ये सर्विलेंस की डेफिनेशन है। एक्टिव सर्विलेंस, ये सर्विलेंस एक्टिव सर्विलेंस भी हो सकता है एंड पैसिव सर्विलेंस भी हो सकता है। एक्टिव सर्विलेंस कैसे होता है? कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम पेशेंट और स्टाफ। एक्टिव सर्विलेंस में हम डायरेक्टली पेशेंट और स्टाफ से डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक्टिव सर्विलेंस में आएगा। वही पैसिव सर्विलेंस में इंक्लूडिंग एग्जामिनिंग रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड डाटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम पेशेंट एंड जो हेल्थ केयर वर्कर है उनसे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना लेके एग्जामिनिंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या फिर कोई दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे तो वो किस में आएगा? पैसिव सर्विलेंस में आएगा। अब सर्विलेंस का पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ सर्विलेंस या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है सर्विलेंस के। तो फर्स्ट है रिड्यूसिंग इन्फेक्शन रेट, इन्फेक्शन के रेट को कम करना। आइडेंटिफाइंग आउटब्रेक्स, जो इन्फेक्शन का आउटब्रेक हो रहा है यानी जो स्प्रेड हो रहा है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है, जैसे हमने देखे थे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के टाइप में कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना। परस्यूडिंग मेडिकल पर्सनल्स, जो भी मेडिकल पर्सनल है उनको बताना कि किस तरह से इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये काम होता है सर्विलेंस का। इवेलुएट कंट्रोल मेजर्स, जो कंट्रोल मेजर्स परफॉर्म किए जाते हैं उनका इवेलुएशन करना। सेटिस्फाइंग रेगुलेटर्स, जो रेगुलेटर है उनके सेटिस्फेक्शन के लिए भी सर्विलेंस किया जाता है। कंपेयर हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रेट, हम अलग अलग हॉस्पिटल की रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वाली रिपोर्ट आएगी, उसको दो हॉस्पिटल की सर्विलेंस के बेसिस पे ही हम अलग अलग हॉस्पिटल के कंपेयर कर सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं और किस में कम हो रहे हैं, वो ऐसे क्या मेजर्स यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के केसेस कम आ रहे हैं। उसके बेसिस पे हम सर्विलेंस के बेसिस पे ही हम सब डिसाइड करते हैं।
द सर्विलेंस लूप, ये सर्विलेंस लूप किस तरह से चलता है, जैसे हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, उसमें क्या करेंगे हम, एक्शन परफॉर्म करेंगे या फिर कोई इवेंट परफॉर्म करेंगे, उस इवेंट या एक्शन की हम रिपोर्ट देंगे, किसको, सर्विलेंस सेंटर को उस चीज की रिपोर्ट देंगे। सर्विलेंस क्या करेगा, सर्विलेंस सेंटर वो डाटा है, डाटा या इंफॉर्मेशन है, उसका एनालिसिस करेगा और इंटरप्रिटेशन करेगा। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करके सर्विलेंस सेंटर हमें फीडबैक देगा एंड रिकमेंडेशन, हमें फीडबैक मिलेगा कि हमें क्या क्या चेंजेस करना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट और करना है, ये सब सर्विलेंस सेंटर हेल्थ केयर सिस्टम को बताएंगे। सबसे पहले हेल्थ केयर सिस्टम में एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट जाएगी सर्विलेंस सेंटर में, जहां डाटा एंड रिपोर्टिंग का एनालिसिस होगा, इंटरप्रिटेशन होगा, फिर वहां से फीडबैक एंड रिकमेंडेशन मिलेगी। सर्विलेंस के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी होती है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम क्या होती है, ए टीम ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल वर्कर्स इज हेडेड बाय, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का हेड कौन होता है, एन इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का हेड है इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, जो यूजुअली माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा वो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का हेड होगा, हु टेक डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस पॉलिसी। मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की होती है। द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड बी कंप्राइज 8 मिनिमम, कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में मिनिमम कौन कौन से स्टाफ होने चाहिए। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, एक तो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होना चाहिए जो हेड होगा इस टीम का। ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, मेनली तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट होने जरूरी है। इफ आईसीओ यानी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर इज नॉट ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तब हमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नीड होगी। एंड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स भी होगी, जो प्राइम मेंबर होगी टीम की। हेड तो कौन होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हेड होंगे, और प्राइम मेंबर कौन होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। Infection control team take daily measures for the prevention and control for infection in hospital, कि प्रॉपर डेली प्रिवेंशन मेजर्स यूज किए जाते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के द्वारा, जिससे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कम हो सके। अब हम देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम की। फर्स्ट है डेवलप ए मैनुअल फॉर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एसेप्टिक आइसोलेशन एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक। प्रॉपर मैनुअल यानी रिपोर्ट तैयार करने का काम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का, एसेप्टिक के लिए, आइसोलेशन के लिए एंड एंटीसेप्टिक टेक्निक के लिए प्रॉपर मैनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। कैरी आउट टारगेटेड सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन डाटा एनालिसिस एंड टेक कोरेटिव स्टेप्स। हॉस्पिटल, ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का काम क्या होता है कि ये डाटा का एनालिसिस पहले तो डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर इवेलुएट करेंगे, ये सब भी ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम करते हैं। एडवाइज स्टाफ ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड मेंटेन ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेशेंट एंड स्टाफ। पेशेंट एंड स्टाफ को प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट मिले वर्क करने के लिए, और पेशेंट को भी वहां हॉस्पिटल में सेफ एनवायरनमेंट मिले, ये भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इंश्योर करती है। सुपरवाइज एंड मॉनिटर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन प्रैक्टिस। सुपरवाइज करेगी जो क्लीननेस हो रही है कि प्रॉपर हॉस्पिटल में क्लीनिंग हो रही है या नहीं, डिसइंफेक्शन जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है वो अच्छे से परफॉर्म की जा रही है या नहीं, ये सब, इन सबको सुपरवाइज कौन करेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इन सबको सुपरवाइज करेगी। ओवर द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट, मॉनिटर द यूज एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि जो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि प्रॉपर टाइम से ये किया जा रहा है, कि यानी इतने टाइम के लिए ये, जैसे 30 मिनट है तो 30 मिनट किया जा रहा है या नहीं, इक्विपमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब भी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम इंश्योर करती है। एडवाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ एन रिस्क पेशेंट, सुपरविजन ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर, जो रिस्क पेशेंट है जिनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, उनको एडवाइस करेंगे, उनका प्रॉपर आइसोलेशन करके रखेंगे और उनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि आइसोलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक एंड टेक क्यूरेटिव मेजर फॉर द कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ आउटब्रेक।
कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, जैसे एंडेमिक हो गई, एपिडेमिक हो गई या फिर पेंडेमिक हो गई, उस वक्त प्रॉपर ये कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज करने का काम किसका होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का होता है। जैसे एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक एक सीजन के अंदर, मतलब एक प्रॉपर टाइम पीरियड होगा, उस टाइम जो डिजीज स्प्रेड होती है कम्युनिटी के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे मानसून के अंदर मलेरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो वो आएगी एंडेमिक में। एपिडेमिक क्या होती है? एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में जो डिजीज स्प्रेड करती है वो एपिडेमिक में आएगी। उसके लिए स्पेसिफिक टाइम की नीड नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉपर डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड होगी तो वो एपिडेमिक में आएगी। और पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगी तो वो पेंडेमिक में आती है। जैसे पेंडेमिक का एग्जांपल है कोरोना वायरस, वो पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ तो वो पेंडेमिक थी। वेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे हॉस्पिटल में BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहा है, उसको भी सुपरवाइज करने का काम किसका होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का। जैसे हॉस्पिटल में कोई भी न्यू स्टाफ आया है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि कैसे कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से हमें क्यूरेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करने हैं, ये सब जैसे टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सब काम किसका होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का। Regulating training program for the staff to ensure implementation of infection control practices. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का हो रही अच्छे से परफॉर्म हो, इसके लिए क्या होता है? टाइमली ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो हॉस्पिटल में काम करने वाले वर्कर्स है उनके लिए प्रॉपरली टाइमली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। टाइमली क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, इनकी टेक्निक में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसे नई डिजीज की डिस्कवरी होती जाती है, नए माइक्रोब्स आते जाते हैं और पुराने माइक्रोब्स में रेजिस्टेंस डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे जैसे हमें डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक में चेंजेस होते रहते हैं। जैसे पहले हैंड वॉश के स्टेप में सुमन केटी था, अब सुषमन केटी हो गया। तो ये चेंजेस प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि ये चेंजेस हुआ है, इस तरह से हमें परफॉर्म करना है प्रोसीजर, ये सब बताया जाता है। ऑडिट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर एंड एंटी माइक्रोबियल यूजेस, ऑडिट करना होता है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स है उनको, एंड एंटी माइक्रोबियल यूजेस को, इन सबको बताना होता है। जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको अच्छे से बताना होता है। मॉनिटर हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी प्रोग्राम, हॉस्पिटल में जो हेल्थ केयर वर्कर है उनके लिए सेफ्टी प्रोग्राम हो रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने का काम भी किसका होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। सभी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का होना नेसेसरी है। देयर शुड बी एन इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इन एवरी हॉस्पिटल, यानी सभी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होती ही है। स्टाफ पैटर्न, यानी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में कौन कौन से स्टाफ होते हैं? ए मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे, वो सर्व एज ए चेयरमैन। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे। एक फिजिशियन होंगे, सर्जन होंगे, नर्स टीचर्स होंगे, नर्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन एंड स्टेराइल सर्विलेंस मैनेजर, ये सब स्टाफ में होंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ये सब स्टाफ है। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, यानी कौन कौन हेड होगा, कौन कौन होंगे इस कमेटी में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्टाफ स्ट्रक्चर क्या है, ये सब देखते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो हॉस्पिटल का हेड है, इंस्टीट्यूट है उसका चेयरपर्सन, वो हेड है, वो चेयरपर्सन होगा। मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा, वो इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी होगा। मेंबर्स कौन होंगे? रिप्रेजेंटेटिव फॉर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मैनेजमेंट के। डीन हो गए, कॉलेज के लिए जो कोई भी मेडिकल कॉलेज है उनके डीन हो सकते हैं। डीन मतलब हेड होते हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके लिए डीन वर्ड यूज किया जाता है। डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ऑपरेशंस, इन सब डिपार्टमेंट के हेड है, वो क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के। रिलेवेंट मेडिकल फैकल्टीज, जो मेडिकल फैकल्टीज है वो भी इसके पार्ट होंगे। सपोर्ट सर्विसेज कौन कौन प्रोवाइड करते हैं?
OT CSSD यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग, सैनिटेशन, इंजीनियरिंग, फार्मेकोलॉजिस्ट एंड स्टोर ऑफिसर, मटेरियल डिपार्टमेंट, ये सब सपोर्ट सिस्टम होंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इसमें इंक्लूड होंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर इसमें इंक्लूड होंगे। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के रोल क्या है? इट परफॉर्म सर्विलेंस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो सर्वे किया जा रहा है, सर्विलेंस डाटा का एनालिसिस करना, ये सब भी इनका परफॉर्म कौन करता है? इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इनको परफॉर्म करती है। इट एस्टैब्लिश एंड मॉनिटर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन फॉर द प्रिवेंशन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को परफॉर्म कर, ये प्रिवेंट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गई है उनका मॉनिटरिंग करना भी किसका काम होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम होता है। इट इन्वेस्टिगेट द आउटब्रेक ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो रहा है उसके आउटब्रेक को इन्वेस्टिगेट भी कौन करते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फंक्शन ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है उसका क्या क्या फंक्शन है? ही सुपरवाइज द नर्सिंग ऑफिसर, ये सुपरवाइज किसको करते हैं? नर्सिंग ऑफिसर को सुपरवाइज कौन करेंगे? इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर। ही कम्युनिकेट विद द चेयरमैन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ ICC, जो कम्युनिकेट करेंगे किसके साथ? चेयरमैन के साथ। चेयरमैन कौन होगा? हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, उनके साथ। एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ICC यानी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के जो चेयरमैन है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उनके साथ कम्युनिकेट भी इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर करते हैं। ही शुड बी केपेबल ऑफ टेकिंग रेगुलर डिसीजन ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल विद इन द गाइडलाइन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स। जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होते हैं वो प्रॉपर कैपेबल होने चाहिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक्शन लेने के लिए कैपेबल होने चाहिए। ही कंट्रोल ऑल द ड्यूटीज ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है वो जो भी नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंट्रोल करते हैं। He provide continuous update pattern of antibiotic resistant with the microbiologist, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, रेगुलरली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं, तो उनके बारे में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिस्कस करके न्यू एंटीबायोटिक का यूज करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल ये ऑफिसर। ही शुड हैव थोरो नॉलेज ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज इन द हॉस्पिटल, जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज है उनका नॉलेज होना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर को। फंक्शन ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है उनके क्या क्या फंक्शन है? सी चेक द वार्ड्स एंड क्लिनिक्स टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड HAI, वार्ड और क्लिनिक का डिटेक्ट करने का काम, चेक करने का काम किसका होता है? ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है, और प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। सी इन्वेस्टिगेट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू डिटरमाइन इफ द इन्फेक्शन हैज occurred ड्यू टू द inadequate प्रोसीजर, ये भी पता करना होता है कि प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं। सी कम्युनिकेट विद द टेक्निकल ऑफिसर टू परचेज एपिडेंट्स इंसिडेंस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, कम्युनिकेट करना टेक्निकल ऑफिसर के साथ, ये काम भी किसका होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है। सी कंडक्ट सर्विलेंस ऑफ आइसोलेशन प्रोसीजर, सर्विलेंस यानी डाटा कलेक्ट करना, ये काम भी किसका होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है। सी कंडक्ट सर्विलेंस ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड नर्सिंग प्रैक्टिस, एग्जांपल स्टेलाइज टेक्निक, जो नर्सिंग के प्रोसीजर होते हैं उसमें स्टेलाइजेशन टेक्निक, ये परफॉर्म भी कौन करते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स करते हैं। सी मॉनिटर फूड हाइजीन एंड हेल्थ ऑफ फूड हैंडल स्टाफ, जो हॉस्पिटल में फूड प्रोवाइड किया जाता है उससे भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो फूड है उसकी हाइजीन को मेंटेन करने का, उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का काम भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है। हेल्थ, जो खाना बना रहे हैं यानी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, इसका भी मॉनिटरिंग करनी होती है इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को। सी मॉनिटर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्टेड वेस्ट, जो इन्फेक्टेड वेस्ट है उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, ये सब भी कौन मॉनिटर करते हैं? इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। सी कंडक्ट एजुकेशन प्रोग्राम इन इन्फेक्शन कंट्रोल फॉर न्यू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ अलोंग विद द मेडिकल एंड टेक्निकल ऑफिसर्स, मेडिकल और टेक्निकल ऑफिसर के साथ मिलके जो न्यू रिक्रूटमेंट हुई है नर्सिंग ऑफिसर की या कोई नर्सिंग स्टाफ है उनकी या फिर पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का काम भी किसका होता है?
किसके साथ मिलके, मेडिकल एंड टेक्निकल ऑफिसर के साथ मिलके ये इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। से प्रिपेयर इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैटिक्स फॉर द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के लिए स्टैटिक्स तैयार करने का काम भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का होता है। आज हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, फिर किस तरह से हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं ये देखा, उसके बाद सर्विलेंस देखा। आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। थैंक यू।